अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फरमानुल्लाह खान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एएचएन फर्स्ट में जीआइट्रिक डिसऑर्डर में इंग्वाइनल हार्निया है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हर वीडियो को और शेयर करें। इंग्वाइनल हार्निया एंड इंग्वाइनल हार्निया इज़ अ कंडीशन इन विच इंट्रा एब्डोमिनल फैट आर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन also called the small bowel bulge through a weak area in the lower abdominal muscle। कहते हैं इंग्वाइनल हार्निया वो कंडीशन है कि जब हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल फैट है या पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसे स्मॉल बाउल भी कहते हैं, वो लोअर एब्डोमिनल मसल की से बाहर की तरफ आ जाए। मीन्स अगर हमारे लोअर एब्डोमिनल मसल वीक हैं तो क्या होगा कि उसमें या तो इंट्रा एब्डोमिनल फैट या स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट वो बल्ज आउट कर जाए लोअर एब्डोमिनल में, तो इसे कहते हैं इंग्वाइनल हार्निया। एंड इंग्वाइनल हार्निया अकर इन द ग्रोइन एरिया, द एरिया बिटवीन द एब्डोमेन एंड द थाई। और इंग्वाइनल हार्निया हमारे पास नाफ के नीचे से लोअर एब्डोमेन से लेकर थाई तक का जो रीजन है इसके दरमियान हमारे पास ये इंग्वाइनल हार्निया प्रोड्यूस होता है। ये ग्रोइन एरिया वो एरिया है जहाँ पे हमारे पास यूरेटर और मेल या फीमेल एक्सक्रीटरी आर्गन जो होते हैं, पीनस वेजाइना, ये चीज़ें, तो ये वो रीजन है जहाँ पे हमारे पास इंग्वाइनल हार्निया प्रोड्यूस होता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी, एब्डोमेन इज द फेवरेट टारगेट स्पॉट वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्निया लाइक टू डिवेल्प। कहते हैं कि एब्डोमेन हमारे पास फेवरेट एरिया है, फेवरेट पोर्शन है बॉडी का जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ हार्निया प्रोड्यूस होते हैं। इसका रीज़न ये है कि चूँकि एब्डोमेन में हमारे पास बोन वगैरह नहीं, तो वहाँ पे मसल जो है वो जल्दी वीक हो जाते हैं और ये एक बेहतर पोर्शन है जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हार्निया प्रोड्यूस होते हैं। इफ़ द एब्डोमिनल वॉल इज़ नॉट स्ट्रांग enough and has some kind of weakness, it can evolve into a rupture or defect or hole that is localized। अगर हमारे पास एब्डोमिनल वॉल जो है वो या तो इनफ स्ट्रांग नहीं है या वो स्टार्ट से स्ट्रांग नहीं है या उसमें कोई किसी की भी किस्म की वीकनेस आ जाती है उसके मस्कुलर लेयर में, तो वहाँ हमारे पास रप्चर या होल प्रोड्यूस हो जाता है एब्डोमेन में। थ्रू दिस ओरिफाइस अ रप्चर एब्डोमिनल आर्गन एंड एडिपोज टिश्यू में पुश थ्रू एंड बल्ज आउट। और वो वीक रीजन, एब्डोमेन का वो वीक रीजन जहाँ पे मसल वीक होते हैं, जहाँ पे होल टाइप बन जाता है, लेकिन ये होल इंटरनली होता है, सही है। तो वहाँ से क्या होता है, या तो हमारे पास एडिपोज टिश्यू से फैट या स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट बल्ज आउट कर जाता है और इसे इंग्वाइनल हार्निया कहते हैं। हमारे पास दो टाइप ऑफ इंग्वाइनल हार्निया है। देयर आर टू टाइप ऑफ इंग्वाइनल हार्निया, डायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया एंड इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया। दो तरह के हमारे पास हार्निया है, एक डायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया और एक इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया। जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया है वहाँ पे हमारे स्टमक से डायरेक्टली मसल से वो जो हार्निया का पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बल्ज आउट कर जाते हैं। और आपको ये डायग्राम में नज़र भी आ सकता है, ये रेड हमारे पास मसल है और ये जो छोटा सा पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का बल्ज आउट हुआ है इसे इंग्वाइनल हार्निया कहते हैं। Indirect inguinal hernia, this type of hernia occur in birth defect in the abdominal wall which is birth defect। इनडायरेक्ट हार्निया ये हमारे पास उन बच्चों में होता है जो कि जिनमें बर्थ डिफेक्ट हो, जिसकी वजह से एब्डोमिनल वॉल या तो वीक हो या उसमें मसल्स कम हो। इट इज़ प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल कॉन्टैक्ट फ्रॉम इंग्वाइनल किनाल, और ये हमारे पास थ्रू इंग्वाइनल किनाल बल्ज आउट हुआ होते हैं। मीन्स ये डायरेक्टली एब्डोमेन से बल्जिंग नहीं होती, ये थ्रू इंग्वाइनल किनाल बल्ज आउट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन या कोई फैट्स वगैरह। हार्निया विच गोज इट इनटू द स्क्रूटम ऑलवे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया, और वो हार्निया जो हमारे पास प्रोट्रूड हो जाता है स्क्रूटम में और स्क्रूटम के ज़रिए बल्ज आउट होता है, तो वो हमारे पास हमेशा जो होगा वो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया होगा। और ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया की आपके पास पिक्चर दी गई है कि ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया है। ये जो वाइट नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास इंग्वाइनल रिंग है, इसके ज़रिए हमारे पास बल्ज आउट हो जाए तो ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया होगा। काज ऑफ हार्निया, इसके काज क्या है, यूजुअली देयर इज़ नो काज ऑफ हार्निया। कहते हैं कि इसका जो प्रोमिनेंट कोई काज नहीं है, लेकिन
या तो ये कंजेनिटल हार्निया हो सकता है। कंजेनिटल कब होगा कि जब बाई बर्थ आप में कुछ डिफेक्ट हैं, मसल्स आपके वीक हैं, एब्डोमिनल वॉल में कोई प्रॉब्लम है, तब आपको ये हो सकता है। इंग्वाइनल रिंग डज नॉट क्लोज एट इट शुड जस्ट आफ्टर बर्थ। दूसरा कि अगर आपके पास बर्थ के साथ इंग्वाइनल रिंग जो है वो क्लोज नहीं हुआ होता तो क्या होते हैं, वहाँ से बल्जिंग आउट हो जाती है और आपको इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया हो जाता है। प्रीमेच्योर इन्फेंट, वो इन्फेंट जो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, उनमें ये इंग्वाइनल हार्निया होता है अक्सर। डिजनरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एब्डोमिनल मसल, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या कोई और प्रॉब्लम या किकीजिया वगैरह हो जाता है और उसकी वजह से आपके एब्डोमिनल मसल जो हैं उसकी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ से वो मसल वीक हो जाते हैं, बल्ज आउट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और फेट वगैरह होता है। हैवी लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, या कोई ऐसा शख्स है जो भारी मशीनरी वगैरह उठाता है, भारी वज़न वगैरह उठाता है, तो उस वक़्त आपके इंटेस्टाइन वगैरह का प्रेशर बढ़ता है और इंग्वाइनल हार्निया प्रोड्यूस होता है। एनी एक्टिविटी दैट रिलीज़ प्रेशर इनसाइड द एब्डोमेन, या कोई इस तरह की एक्टिविटी मीन्स आप कोई स्ट्रांग स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह, वहाँ पे वज़नी चीज़ें उठाते हैं जो इंटरनली एब्डोमिनल स्ट्रेन को इंक्रीज़ कर ले, तो उस टाइम आपको इंग्वाइनल हार्निया होता है। स्ट्रेनिंग वाइल यूजिंग द टॉयलेट, क्रॉनिक कंस्टिपेशन मीन्स अगर आपको क्रॉनिक कंस्टिपेशन है तो आप स्टूल पास करने के लिए ज़ोर लगाएंगे, प्रेशर, तो इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर अगर आपका क्रिएट होता है जो जिन्हें एब्डोमिनल वॉल बर्दाश्त न कर सके, तो उनका रिज़ल्ट क्या होगा, उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपको इंग्वाइनल हार्निया होगा। क्रॉनिक कफिंग, कोई पेशेंट है जिसे क्रॉनिक कफिंग है तो क्रॉनिक कफिंग के साथ वो ज़ोर लगाता है और एक टाइम आ जाता है कि उसे इंग्वाइनल हार्निया प्रोड्यूस हो सकता है। इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ मीन्स स्क्रूट्रम वगैरह के साथ प्रोड्यूस होता है, तो उसका काज ये होता है कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो वो इनलार्ज हो जाए। ओबेसिटी, ओबेसिटी में आपके फेट वगैरह बॉडी की इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो कि एब्डोमिनल वॉल पे प्रेशर देते हैं और वहाँ से इंग्वाइनल हार्निया प्रोड्यूस होता है। एसाइटिस में भी होता है। एसाइटिस वो बीमारी है जब आपके एब्डोमेन में वाटर जमा हो जाए, तो क्योंकि वाटर अगर हद से ज़्यादा जमा हो जाए तो उसे बाहर निकालने के लिए वो प्रेशर लगाएगा स्टमक वॉल पे, एब्डोमिनल वॉल पे, तो वहाँ से वो बल्ज आउट हो सकता है और हार्निया प्रोड्यूस कर सकता है। माल न्यूट्रिशन भी इसका एक काज है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन में आपको मस्कुलर प्रॉब्लम हो जाती है, आपके मसल्स वीक हो जाते हैं। स्मोकिंग, स्मोकिंग भी एक काज है इंग्वाइनल हार्निया के प्रोडक्शन में। साइन एंड सिम्टम इसके क्या होंगे, डिस्कम्फर्ट और पेन, आपको डिस्कम्फर्ट फील होगी, पेन भी आपको होगी। इंग्वाइनल हार्निया में पेन होती है अक्सर, आप छोटी सी चीज़ उठाते हैं, थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं तो आपके बल्ज जो है बल्जिंग आउट, इंग्वाइनल हार्निया का जो मास बाहर निकला हुआ होता है वो उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है और पेन भी होती है। द ग्रोथ में इंक्रीज इन साइज व्हेन पेशेंट कफ बेंड लिफ्ट और स्ट्रेन, अगर तो जो इंग्वाइनल हार्निया की वजह से जो मास वगैरह बाहर निकला हुआ होता है वो कफ के साथ, बेंडिंग के साथ, लिफ्टिंग, स्ट्रेन वगैरह के साथ वो मास जो है वो इंक्रीज हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। थ्रू ऑपरेशन आप इसे ट्रीट करेंगे या हर्नियाटमी करेंगे। हर्नियाटमी ऑपरेट जिससे जो सेक बाहर निकला हुआ है आप उसको काट दें, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह का ख्याल रखें, बाकी आप उस सेक को हटा दें। अगर फ्लूइड वगैरह है तो फ्लूइड आप उससे निकाल लें। हर्नियोरेफी रिपेयर ऑफ द डिफेक्ट इन द मस्कुलेचर, अगर आपके मसल में कोई प्रॉब्लम है, मसल वीक है, तो आप उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। मसल को आपस एक दूसरे के साथ मिला ले, कोई मेडिसिन वगैरह ले जिसकी वजह से आपके मसल जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएं, ये भी एक ट्रीटमेंट है। Hernioplasty is a herniorrhaphy in which extra material such as monofilament nylon or implant of Teflon are introduced for wide deficiency। आप हर्नियोप्लास्टी भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि आप कोई एक्सटर्नली आर्टिफिशियल फाइबर वगैरह लेते हैं और उसके वो मसल्स के साथ लगा लेते हैं, तो जो वीक पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल है वो उस पर आप वो एक्सटर्नली आर्टिफिशियल फाइबर वगैरह लगा लेते हैं, तो वो वहाँ से कोई चीज़ की बल्जिंग आउट नहीं होती, फ्लूइड की या इंटेस्टाइन वगैरह की बल्जिंग आउट वहाँ से नहीं होती, तो आप हार्निया जो है वो ट्रीट कर सकते हैं इस तरह। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, नाजिया एंड वोमिटिंग आपको होगी, यूरिनरी रिटेंशन आपको होगी क्योंकि ये इंग्वाइनल रीजन में है तो आप यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकते हैं। सोर थ्रोट आपको होगा, हेडेक होगी आपको क्योंकि आपको इससे इन्फेक्शन भी हो सकती है, ये प्रॉब्लम है आपके बॉडी में, पेन हो रहा है तो इसके साथ आपको हेडेक भी होगी। हार्निया रीअकरेंस,
अगर आप इसकी ट्रीटमेंट करें तो वो जहाँ पे आपकी हार्निया वो ऑलरेडी हो चुका हुआ होता है तो वो जगह सॉफ्ट होती है। तो सर्जरी के बाद भी अगर आप थोड़ा सा प्रेशर वगैरह लगाते हैं या थोड़ा सा जोर बढ़ता है उस पर, तो वो हार्निया वापस रीअकरेंस हो जाता है, फिर से आपका हार्निया हो जाता है। इंजरी टू इंटरनल आर्गन, चूँकि अगर आपकी स्वेलिंग आउट हो चुकी हुई है तो वहाँ उसके साथ जितने भी और आर्गन हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपको इंग्वाइनल रीजन में हार्निया हो चुका हो तो उसके साथ आपका जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है उस पर प्रेशर पड़ सकता है, उससे वो इंजर हो सकते हैं। ब्लीडिंग आपको हो जाती है, क्योंकि अगर स्वेलिंग बाहर की तरफ हुई होती है तो थोड़ी सी चीज़ के साथ लगने के साथ उसके से ब्लीडिंग और सेक्रेशन वगैरह हो सकते हैं। वुंड इन्फेक्शन, अगर आपको ब्लीडिंग है या वो इंग्वाइनल हार्निया एक्सटर्नली है तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए मीन्स वहाँ पे आपके पास इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो सकता है। अगर स्वेलिंग में आपके साथ वाटर फ्लूइड वगैरह है तो वो एक बेस्ट हैबिटाट है बैक्टीरिया या और इन्फेक्शन के लिए, और वहाँ आपके साथ इन्फेक्शन हो सकता है। पेनफुल स्कार, क्योंकि वो जगह आपकी मस्कुलर जगह थी वो वीक हो चुकी हुई है, आप सर्जरी वगैरह आपने कर ली तो उसके बाद आपके पास एक स्कार सा बन जाते और वो काफ़ी पेनफुल होता है ट्रीटमेंट होने तक। मीन्स एक हरने के जाने के बाद भी आपका जगह हो जाए वो पेनफुल होता है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होंगे? एक्टिविटी इंटॉलरेंस क्या है कि आप कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं कर सकते, थोड़ी सी चीज़ वजनी चीज़ आप नहीं उठा सकते, क्योंकि आप उठाते हैं तो आपको पेन भी होती है और बल्ज वो बड़ा हो जाता है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज़, आपको एक्यूट पेन होता है डिजीज़ की वजह से। स्वॉलन प्रोट्रूजन ऑफ टिश्यू रिलेटेड टू वीकर एब्डोमिनल वॉल, आपके जो उसके साथ टिश्यूज़ वगैरह हैं इंटेस्टाइन या और टिश्यू जो है वो उसकी प्रोट्रूजन आउट की तरफ हो चुकी हुई होते हैं, क्योंकि आपके एब्डोमिनल वॉल जो है वो वीक हो गए हैं। रिस्क फॉर इन्फेक्शन, आपका जो इन्फेक्शन के लिए आप रिस्क पे होते हैं, क्योंकि स्वेलिंग है, स्वेलिंग में फ्लूइड जमा हुआ है तो वो एक बेस्ट हैबिटाट पेश करता है बैक्टीरिया वगैरह को, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होती है। रिस्क फॉर इंजरी, आपको इंजरी भी हो सकती है, क्योंकि आपका नॉर्मल जो एब्डामन है वो आपको जिस तरह प्रोटेक्ट करते हैं उसी की बनिस्बत वो एब्डामन जिसमें आपको हार्निया हो चुका हुआ है, बल्जिंग आउट हो चुकी है, तो उसके साथ थोड़ी सी चीज़ लगती है तो वो इंजर्ड हो सकता है। नर्सिंग इंटरवेंशन हमारे पास क्या होंगे? अप्लाई अट्रास अ सर्जिकल अप्लायंस वन टू सपोर्ट अ हार्निया, टिपिकली अ पैडेड बेल्ट ओनली आफ्टर अ हार्निया हैज़ बीन रिड्यूस। ये नर्सिंग इंटरवेंशन ये होंगे कि अगर आपको हार्निया है और आपने सर्जिकल रिमूव कर दिया उस हार्निया को तो आप एक बेल्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि जिस जगह पे आपको हार्निया तो वो जगह सॉफ्ट हो चुकी हुई है, वहाँ पे मसल्स जो है वो वीक हो चुके हैं, तो वहाँ पे आपको दोबारा से हार्निया हो सकता है। तो आप उस पर बेल्ट वगैरह अगर बांधेंगे तो वो जगह मजबूत रहेगी और हार्निया फिर से प्रोड्यूस नहीं होगा। फॉर बेस्ट रिजल्ट अप्लाई इट इन द मॉर्निंग बिफोर द पेशेंट गेट आउट ऑफ बेड, और इसके अच्छा से रिजल्ट हासिल करने के लिए आप इसे सुबह बांधेंगे, जैसे ही आप नींद से उठे आपने इसको बांधना होगा बेड से उतरने से पहले। इसका रीज़न ये है चूँकि सुबह सवेरे इंसान को वॉशरूम अटेंड करना होता है, यूरिनेशन वगैरह होती है और बाकी आपको कोई स्ट्रेसफुल काम वगैरह होते हैं, सही आपका जो यूरिनरी ब्लड वो फुल हो चुका हुआ होता है, इंटेस्टाइन वगैरह या उसमें भी आपके कंटेंट वगैरह होते हैं, तो सुबह बेड से उतरने से पहले आप अगर बेल्ट बांधेंगे उसके बाद अगर आप टॉयलेट वगैरह वॉशरूम वगैरह यूज़ करें तब आपको वो हार्निया नहीं होता। लेकिन ये तब जब आपने सर्जरी की हुई होती है तब आपके मसल वीक होते हैं, नॉर्मली ये आप यूज़ नहीं करेंगे। एसिड द स्किन डेली एंड अप्लाई पाउडर फॉर प्रोटेक्शन बिकॉज दिस ट्रास में बी इरिटेटिंग, और अगर आप कोई बेल्ट या ट्रास वगैरह यूज़ करेंगे तो आप डेली अपने स्किन को एसिस करेंगे, क्योंकि वो ट्रास या बेल्ट की वजह से आपको इंजरी वगैरह होती है, इरिटेशन होती है उस जगह पे। वॉच फॉर एन इमीजिएटली रिपोर्ट साइन ऑफ इनकार्सरेशन, इम्प्रिजमेंट एंड स्ट्रेंगुलेशन, और अगर आपको इनकार्सिनेशन हो वो जगह जहाँ पे आपने हार्निया को रिमूव किया है वो जगह आपने थ्रू सर्जरी बंद की हुई है, अगर वो जगह ओपन होती है उससे ज़ख़म ब्लीडिंग वगैरह होती है तब भी आपने रिपोर्ट करना है। और अगर स्ट्रेंगुलेशन होती है, स्ट्रेंगुलेशन हमारे पास वो प्रोसेस है कि उसमें हमारे पास ब्लड की सप्लाई हर्निएटेड रीजन को स्टॉप हो जाती है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आप इसको टाइम पे
ट्रीट ना करे तो वो स्ट्रेंगुलेटेड रीजन जो है वो टॉक्सिन वगैरह प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और वहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी डेथ होती है। तो स्ट्रेंगुलेशन वो प्रोसेस जहाँ जिसमें हमारे पास हार्निया के पेशेंट में ब्लड की सर्कुलेशन जो हार्निया के पोर्शन तक है वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। तो एक मेडिकल इमरजेंसी है जो आपने ट्रीट करना है। क्लोजली मॉनिटर वाइटल साइन एंड प्रोवाइड रूटीन प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। आपने वाइटल साइन चेक करने हैं और प्री ऑपरेटिव आपने रूटीन वाइज चेकअप करना है। इफ़ नेसेसरी व्हेन सर्जरी इज़ शेड्यूल्ड, अगर इसकी सर्जरी होनी है तो आपने सर्जरी से प्री ऑपरेटिव इसकी केयर करनी, इसे प्रिपेयर करना है। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन होती हैं जो हम पेशेंट को सर्जरी से पहले ऑपरेट करते हैं, मींस उसके वाइटल साइन वगैरह चेक करते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव प्रिपरेशन जब आप किसी पेशेंट को उसकी सर्जरी होने के बाद केयर प्रोवाइड करते हैं तो उसे पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहते हैं। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड एंड एनाल्जेसिक फॉर पेन एज ऑर्डर। आपने आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है ताकि फ्लूइड डिफिशिएंसी ना हो, और एनाल्जेसिक पेन रिलीफ देने हैं ताकि उसे पेन वगैरह ना हो। कंट्रोल फीवर विद एसिटामाइनोफेन आर टिपाइड स्पंजिस बाथ एज आर्डर, या आपने फीवर को कंट्रोल करने के लिए या उसे एंटीबायोटिक एसिटामाइनोफेन देने हैं या स्पंजिस वगैरह बाथ देनी है ताकि उसे जो है फीवर ना हो। प्लेस द पेशेंट इन ट्रेनलबर्ग पोजीशन टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द हार्निया साइड, और आपने पेशेंट को ट्रेनलबर्ग पोजीशन में रखना है ताकि उसके हार्निएटेड रीजन पे प्रेशर ना हो। ट्रेनलबर्ग पोजीशन क्या है? ट्रेनलबर्ग पोजीशन ये हमारे पास है। इस पोजीशन को कहते हैं ट्रेनलबर्ग। इसमें आपने पेशेंट को रखना है जिसमें उसका हेड जो है, हेड यहाँ पे है, हेड इस तरह है और इसको यहाँ, और ये इसके फुट हैं। इसे कहते हैं ट्रेनलबर्ग पोजीशन। मीन्स सोपाइन आप उसे लिटाएंगे, उसका सर नीचे करेंगे, पाँव उसके ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे जब उसका हार्निया है उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। और एक हमारे पास और पोजीशन जिसे कहते हैं रिवर्स ट्रेनलबर्ग। तो उसमें क्या होता है, उसमें इसका जो ये हेड है, हेड इसका ऊपर हुआ होता है हेड, और इसके फुट जो है वो इस तरह नीचे होते हैं, तो इसे रिवर्स ट्रेनलबर्ग कहते हैं। अगर इसका हेड जो है हमारे पास, हेड इसका ऊपर हो और फुट इसके नीचे हो तो इसे कहते हैं रिवर्स ट्रेनलबर्ग। और अगर इसका हेड नीचे हो और फुट जो हमारे पास है, फुट ऊपर और हेड नीचे हो तो इसे ट्रेनलबर्ग पोजीशन कहते हैं। और ये पोजीशन आपने मेंटेन करनी होगी इंग्वाइनल हार्निया में। In Trendelenburg position, the body is laid supine or flat on the back with the feet higher than head by 15 to 30 डिग्री। मीन्स आपने 15 से 30 डिग्री पर उसका हेड जो है वो नीचे करना है और उसके फुट ऊपर करने हैं, और ये ट्रेनलबर्ग पोजीशन है। द रिवर्स ट्रेनलबर्ग पोजीशन सिमिलरली हैज़ द बॉडी फ्लैट बट द हेड इज़ 15 to 30 डिग्री हायर। और जो हमारे पास रिवर्स ट्रेनलबर्ग पोजीशन है उसमें आपका हेड जो है वो हायर होगा, हेड आपका हायर होगा 15 to 30 डिग्री देन फुट। तो ये हमारे पास रिवर्स ट्रेनलबर्ग पोजीशन है। ये हमारे पास आज का लेक्चर हुआ। इसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप थ्रू कमेंट वगैरह हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।